अमीर वर्सेस गरीब सहेली की ईद। जोया नमाज पढ़कर जैसे ही उठती है तभी फोन की घंटी बजती है। जोया जल्दी से फोन उठाती है। हेलो जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम जोया, पहचाना? मैं रमीजा। या अल्लाह रमीजा, एक अरसे बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। कैसी हो तुम? खैरियत से तो हो? अल्लाह की रहमत है, हमारा निकाह हो गया है। हम लाहौर आए हुए हैं अम्मी अब्बू के पास। कल ईद है ना, मैं तुमसे मुलाकात करने आऊंगी। अच्छा, रखते हैं। ऐसा कहकर रमीजा ने फोन रख दिया। तभी शोएब ने जोया से पूछा, जोया सब खैरियत तो है? शोएब, हमारी सहेली रजिया कल ईद पर घर आ रही है, आप सेवैया वगैरह ले आइए। फिक्र ना करो जोया, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। ये कहकर शोएब घर से बाजार निकल पड़ा। पूरा बाजार ईद के चहल पहल से चमक उठा था। कोई सेवई तो कोई मिठाइयाँ तो कोई ईद के लिए जड़ी सितारे से भरे कपड़े खरीद रहे थे। मगर शोएब के पास ईद की खुशियां खरीदने को एक भी सिक्का नहीं था। या अल्लाह, ये कैसी घड़ी है। कल ईद है और मेरे पास सेवई खरीदने को भी एक सिक्का तक नहीं है। रहम करे परवरदिगार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अचानक शोएब की नजर एक कारखाने पर पड़ गई, जहां कुछ गरीब राशन की बोरियां उठाकर मील में रख रहे थे। शोएब ने वहां आकर कुछ बोरियां ढोई, जिसके बदले उसे 50 रुपए मिले। भाई साहब, एक सेवैया का पैकेट कितने का है? अरे एक पैकेट 30 रुपया का है। शोएब सेवई और चीनी खरीद कर घर चला आया। जोया, ये थोड़ी सेवई और चीनी है। तुम भी सोच रही होगी ना कि अल्लाह ने तुम्हें कैसा निकम्मा निकट्टू शौहर फरमाया है, जो इतने सालों में ना तो तुम्हें कभी खुला खर्चा दे सका, न किसी ईद पर कोई उपहार दिला सका। शोएब, अल्लाह के लिए ऐसा ना कहे, आपसे ही तो हमारी शनाक है। चलिए आप बैठ जाइए, सहरी का समय हो गया है। अगले दिन हर घर में जोरों शोरों से ईद की खुशियां छाई हुई थी। सभी के रसोई में मटन और सेवई की खुशबू उठ रही थी। वहीं जोया आंखें बिछाकर अपनी सहेली रमीजा का रास्ता देख रही थी कि तभी एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी उस गरीब के चौखट पर आकर रुकती है और चमचमाते हुए सलमा सितारा का महंगा सा सूट पहने रमीजा अंदर आई। रमीजा को देखकर जोया की आंखें भर आई और वो उसे गले लगाकर बोल पड़ी, या अल्लाह, हम खुश हुए जो तुम यहाँ आई। बैठो, आओ बैठो। जोया जैसे ही रमीजा की तरफ कुर्सी बढ़ाती है, रमीजा अपनी अमीरी का घमंड झाड़ते हुए जोया की बहुत बेइज्जती करती है। या अल्लाह जोया, ये क्या, तुम्हारे घर में एक उम्दा फर्नीचर भी मौजूद नहीं है। मुझे तो स्टैंडर्ड सोफे पर बैठने की आदत है। मुझे तो लगा था तुम्हारा निकाह शान और शौकत भरे घर में हुआ होगा। क्या खबर थी, तुम रकीब ही रह गई। जोया आपा, आप हमें अपने हाथों की सेवैया नहीं खिलाएंगी? जी अभी लाई। अरमान बड़े घर का बेटा था। बावजूद इसके अमीर हो या गरीब, सभी के लिए उसके स्वभाव में सीधापन था जो उसकी नेक नियत को उभारता था। उस वक्त तो अरमान ने बात को संभाल लिया, मगर रमीजा तो जैसे ईद के उस मुबारक मौके पर जोया की घर की खुशियों में खलल डालने का मन बनाकर ही आई थी। जोया घर आई अपनी सहेली और उसके शौहर के लिए कटोरी भरकर सेवई लेकर आती है। ये लो मेरी प्यारी सहेली, खाकर बताओ कैसी बनी है सेवई। रमीजा जैसे तैसे एक चम्मच सेवई खाकर गरीब जोया पर चिल्ला पड़ती है। तौबा तौबा तौबा, ये कैसी वाहियात बेहुदा सेवई बनाई है तुमने जोया। ऐसा लग रहा है सेवई को पानी में उबाल दिया है। मुझे सेवई नहीं खानी, जाओ जाकर मटन ले आओ। तुम्हारे हाथों का मटन मसाला खाए हुए एक अरसा हो गया है। इस बार ईद पर आई हूँ तो वही खिला दो। अपनी अमीर सहेली रमीजा की मटन खाने की फरमाइश सुनकर जोया हाथ मलते हुए बोल पड़ी, माफ कर देना रमीजा, मगर मैंने मटन नहीं बनाया है। या अल्लाह, क्या कह रही हो तुम? ईद के इस मुबारक मौके पर तुमने मटन नहीं बनाया? अगर ऐसी ही जिल्लत भरी मेहमान नवाजी करनी थी तो कह देती, कम से कम मुझे मेरे शौहर के सामने शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। और आप शोएब मियाँ, आपके होने का क्या फायदा जो आप अपनी बेगम के लिए इतनी खुशियाँ भी नहीं खरीद सकते। हमें देखो, हम जिस चीज पर हाथ रख देते हैं अरमान उसे हमारे लिए खरीदते हैं। खास आज की ईद पर पहनने के लिए उन्होंने कल ही शहर के सबसे हाईफाई शोरूम से मुझे ये जड़ी वाला सलमा सितारा सूट है और एक जोया का वजूद है। ईद के मुबारक मौके पर भी इसे पेवन लगा सूट पहनना पड़ रहा है। अल्लाह के लिए चुप हो जाओ रमीजा, भले हम गरीब हैं मगर हम खुश हैं। एक मटन की फरमाइश पूरी ना होने के कारण तुमने मेरे घर को गरीब खाना कह दिया। तुम अमीरी में जिंदगी बिता रही हो, इसलिए तुम्हें खबर नहीं है
कि एक गरीब को रोजी रोटी के लिए कितनी जहमत उठानी पड़ती है। तुम्हें एक मटन मकबूल ना हुआ तो तुमने हम गरीब की इतनी तौहीन की। अल्लाह के लिए तुम अपनी तशरीफ ले जाओ। हाँ जा रही हूँ, वैसे भी मैं इस गरीब खाने में नहीं रुकना चाहती। आखिरी बार भी रमीजा अपनी अमीरी की ऐंठ दिखाकर चली गई और जोया ईद के उस रोज रोती रही। तभी सालों पहले की यादें उसकी आंखों के आगे झांकने लगी। रमीजा और जोया बचपन से ही दोनों सहेलियां थीं। उन्होंने साथ साथ ही स्कूल की पढ़ाई की। दोनों सहेलियां बचपन से ही रोजे रखती आ रही थी, मगर अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। रमीजा बड़े घर की बेटी है। उसके पिता अब्दुल की कई मील और चक्की चलती है। अब्बू जान, कल ईद है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे जोया के साथ शॉपिंग करने जाना है। ये लो 50,000 रुपए, अगर कम पड़े तो एटीएम से निकाल लेना। रमीजा पैसे और एटीएम लेकर जोया के घर आ गई। जोया की गरीबी की झलक उसके फूस के घर से साफ झलकती थी। जोया अपनी माँ फातिमा के साथ सूट के दामन पर बेल बूटे बनाया करती थी। वही इनकी गरीबी में गुजारा करने का रोजगार था, जिससे जो भी 4 पैसे आते थे वो खाने पीने में खर्च हो जाते थे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा खाला, मैं जोया को बाजार ले जाऊं? वो मुझे ईद की खरीदारी करनी है। ठीक है बेटी, मगर शाम ढलने से पहले आ जाना, क्योंकि आज रोजे की शहरी चांद देखकर खोलनी है। रमीजा, हमारा मन नहीं बाजार जाने का। ऐसे कैसे? तुझे चलना होगा। रमीजा जोया को जबरदस्ती खींचकर बाजार ले गई। गरीबी के कारण जोया के हाथ पूरी तरह से खाली थे। वहीं उसकी अमीर सहेली रमीजा ने ईद की खरीदारी पर खुलकर खर्च किया और सुंदर सा सूट खरीद लिया। क्या हुआ जोया, कहाँ खोई है? कुछ नहीं रमीजा, बस सोच रही हूँ तुम अमीरों की जिंदगी कितनी खुशनुमा होती है और हम गरीबों की जिंदगी कितनी गमजदा है। सच ही तो था। रमीजा ने पल भर में ईद के लिए एक सूट के पीछे 50,000 रुपए देने में भी नहीं सोचा। वहीं एक गरीब को ईद के दिन पाई पाई के लिए झांझना पड़ता था। इस तरह शादी से पहले अमीर गरीब सहेलियों की ईद खुशियों से भरी बीता करती थी। रमीजा हर ईद पर जोया को उपहार के कपड़े सेवई देती थी, मगर ये शायद सालों के वक्त का फर्क था कि आज रमीजा पहले जैसी नहीं रही थी। मुझे माफ कर देना जोया, आज मेरी वजह से तुम्हें इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। शोएब, इन बातों का जिक्र ना करे शोएब। अल्लाह ने मेरे हाथों में बेल बूटे बनाने का इल्म दिया है, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। शोएब ने जोया के इस ख्याल में उसका साथ दिया और जोया ने सूती के कपड़ों पर बेल बूटे बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथों की सफाई के कारण जोया के हुनर का खूब जिक्र हुआ और हालात उसके बस में आने लगे। कुछ ही महीनों में दोनों गरीबी से उभर गए और एक बार फिर ईद आने वाली थी। उस रोज रमीजा और अरमान ईद के लिए खरीदारी करके लौटे तो देखा कि उनकी बिल्डिंग धराशायी हुई थी। ये ऊपर वाले की मार थी जो रमजान के उस पाक रोजों के बीच रमीजा से उसकी अमीरी और सब कुछ छिन गया और वक्त उसे ईद के उस मुबारक दिन पर एक बार फिर से जोया के घर खींच लाया। अरमान मियाँ, रमीजा, आप दोनों तशरीफ लाइए, बैठिए। जोया, हमें माफ कर दो, हमने अमीरी के घमंड में तुम्हारी गरीबी की तौहीन की थी, इसलिए आज तुम्हारी सहेली रमीजा रकीब हो गई। हमने खुदा का खौफ नहीं खाया, इसलिए हमें सजा मिली। रो मत रमीजा, तसल्ली रखो, ये वक्त भी ढल जाएगा और हमारे लिए तुम आज भी हमारी वही सहेली रमीजा हो। जोया ने सारे गिले शिकवे मिटाकर रमीजा को गले से लगा लिया। ईद के उस मुबारक रोज दोनों सहेली के बीच से अमीरी गरीबी की दीवार टूट गई और दोनों सहेलियों ने ईद का खुशनुमा समा एक दूसरे से खुशियां बांटकर बिताया। शोभा की आंखें रसोई घर की तरफ गाड़ी में थी, जहां उसकी बहू चारू खाना बना रही होती है। तभी शोभा कुर्सी से उठकर किचन में आकर अपनी बहू से बोलती है, अरे मेरी कामचोर बहू, तेरी मछली अभी तक नहीं बनी क्या? भूख के मारे मेरे पेट में हाथी घोड़े दौड़ लगा रहे हैं। ओहो माँ जी, बना ही तो रही हूँ, अब क्या आपके लिए चूल्हे पर चढ़ जाऊँ? तो मुझसे जुबान लड़ाती, आने दे राजू को। अरे माँ जी, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा मेरे पीछे लट्टू की तरह नाचता है। दोनों सास बहू एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं, जिसके बाद बहू जल्दी से मछली बनाकर अपनी सास के आगे परोस देती है। स्वादिष्ट मछली देखते ही सास के मुंह से लार टपकने लगती है और वो स्वाद लेकर मछली खाने लगती है। चलो अच्छा है, कम से कम तेरी शक्ल अच्छी नहीं, मगर तूने मछली तो अच्छी बनानी सीख ली है। घमंडी सास बहू की तारीफ में भी ताना मारकर उसे चिढ़ाती है। तभी गांव के कुछ लोग शोभा के पास राजू की मरने की खबर लेकर आते हैं। अरे ओ शोभा मौसी, तुम्हारा राजू नहीं रहा, कोई गाड़ी वाला रास्ते में आते वक्त उसकी जान ले गया।
ये सुनकर सास बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो भागती हुई राजू के पास आकर फूट फूट कर रोती है, जिसके बाद वो दोनों राजू का दाह संस्कार करती हैं। उस दिन से शोभा अपनी बेटी की मौत का कारण अपनी बहू को मानने लगती है और उसे घर से भगाने की साजिश बुनने लगती है। अब मैं इस मनहूस मर्जानी को अपने घर के आंगन में रहने नहीं दूंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे खुद ही ये मेरे घर से चली जाए। फिर शोभा अपनी बहू के पास आकर बोलती है, अरे ओ बहू रानी, अगर पलंग तोड़ने की परंपरा खत्म हो गई हो तो जल्दी से कमरे से बाहर आ जाओ, हमें खेत पर चलना है। अपनी सास के कहने पर चारू चुपचाप से शोभा के साथ खेत पर चल देती है। तभी सास बहू को 3 पोटलियां पकड़ाते हुए बोलती है, देखो बहू रानी, अब मैं मुफ्त में नहीं खिलाने वाली। इन पोटली में 3 अलग फसलों के बीज हैं, जिससे तुम्हें इस 2 एकड़ की जमीन पर अकेले बोना होगा और मेरे बराबर फसल उगाने होगी। अगर फसल उग ना पाई तो तुम्हें मेरा घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बोझा नहीं उठा सकती। अपनी सास के रखे शर्त को देखकर बहू उलझन में पड़ जाती है और मन में सोचती है, अच्छा दाव खेला है मेरी सासू माँ ने मुझे घर से भगाने का, मगर मैं भी कोई अनाड़ी नहीं। सासू माँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मगर आप अपनी शर्त पर कायम रहना। इसके बाद दोनों सास बहू 2 एकड़ की जमीन को मुकाबले के साथ जोतना शुरू करती हैं। तभी थोड़ी देर में शोभा पसीने से भीगकर खेत छोड़कर छांव में खड़ी हो जाती है। हाय राम, इस गर्मी और पसीने के मारे मेरी तो हालत पतली हुई जा रही है। अभी तो बीज बोना, पौधों को पानी देना, फिर निराई और कटाई भी बाकी है। इतना सब कैसे करूंगी? शोभा ऐसा सोच रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी जमीन जोतकर शाम को सूरज ढलने से पहले बीज भी बो देती है। वहीं सास को खेत जोतने और बीज बोने में पूरे 1 सप्ताह का समय लग जाता है, तो वहीं बहू के खेत की फसल फूटकर पौधे का रूप ले लेते हैं, जिसे देखकर घमंडी सास जल भुन जाती है। ये देखकर चंट बहू मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ, सासू माँ की जले पापड़ जैसा चेहरा देखकर मजा आ रहा है। बहू टेंशन भरी नजरों से अपनी सास को देखकर कहती है, सासू माँ, हार मान जाइए। वैसे भी आपको तो बस घमंड में फूलना आता है। ये फसल आपसे नहीं उगेगी। अरे बहू, अभी फसल की कटाई में समय है, इंतजार कर। ऐसे ही समय ढलता जाता है, जिसके साथ चारू के खेत के पौधे में हरी हरी भिंडी, बड़ी बड़ी गोभी और गाजर की फसल तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सास की उगाई भिंडी गोभी में कीड़े लग जाते हैं और गाजर भी अच्छे से नहीं उगता, जिस कारण सास शर्त हार जाती है। लो सासू माँ, मैं जीत गई। अब आप मुझे घर से नहीं निकाल सकती। आज मैं अपनी जीत की दावत में आपको मसालेदार मछली बनाकर खिलाऊंगी। इसके बाद बहू बाजार से मछली खरीदकर घर लाती है और उसे बनाकर सास को परोसती है। तभी शोभा मछली खाते हुए मन ही मन कहती है, सोचा था कि मेरी पढ़ी लिखी बहू की खेती नहीं आती होगी, इसलिए वो हार जाएगी और मैं उसे भगा दूंगी, मगर इस चंट बहू ने मेरा प्लान चौपट कर दिया। क्या करूं, कैसे भगाऊं इसे? शोभा ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर मछली पर गड़ जाती है और अगले दिन शोभा एक बार फिर अपनी बहू को एक बड़ी सी पोटली देकर कहती है, बहू रानी, पहली शर्त तो तुम जीत गई, मगर ये दूसरी शर्त जीत कर दिखाओ तो मैं ये इस घर में रहूंगी, बल्कि मैं ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। ठीक है सासू माँ, मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर बहू पोटली लेकर खेत में पहुंचती है और जैसे ही पोटली के बीज भरा समझकर उन्हें खेत में पलटती है, तो अंदर से ढेर सारी छोटी बड़ी मछलियां निकलती हैं, जिसे देखकर बहू उलझन में आकर कहती है, माँ जी, ये तो मछली है, मैं इन्हें खेत में कैसे बोऊंगी? और अगर इसे बो भी दिया तो ये सड़ जाएंगी। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें इन मछली की खेती करनी है। अगर ये तुमसे ना हो सकेगा तो अपने घर लौट जाओ। ये कहकर सास घर चली गई और बहू रोते हुए अपने मायके की ओर जाने लगी। तभी रास्ते के बीच उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश दिखाई मिली। चारों ने एक घड़े में पानी पड़ा देखकर उसकी आंखों पर छींटा दिया, जिससे बुढ़िया होश में आ गई। शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली, मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो? चारू उस बुढ़िया के सामने अपनी परेशानी रखती है। तभी बुढ़िया उसे काली सी पोटली देकर कहती है, बेटी, ये जादुई राख है, इसे ले जाकर अपने खेत में छींट देना, फिर देखना तुम्हारी मछली की खेती खूब होगी। चारू ने बिल्कुल वैसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ सास ने भी शर्त के मुताबिक मिट्टी में मछलियों को बो दिया, मगर कुछ ही दिनों में मिट्टी से गंदी महक उठने लगी।
जिसे सास उकता कर बोली। राम राम राम, ये मछलियाँ कितनी बदबू कर रही हैं। छी छी छी। अरे बहू रानी, ओ बहू रानी, मेरी मान और गठरी उठाकर मायके चली जा, क्योंकि मछली की खेती पूर्वजों से ना हुई तो तू कैसे कर लेगी। रहने दो गुड्डन, ये तुमसे ना हो पाएगा। मैं मछलियों की खेती करके रहूंगी माँ जी, आप बस इंतजार करिए। ऐसे ही दिन बीतते गए, जिसके साथ बहू के खेत की मिट्टी में बोई मछलियों में से पौधे निकल आए और पूरे गांव में बहू की बोई गई मछलियों की खेती का शोर मच गया। अरे ये कैसे हुआ, ये मछलियों की खेती हो ही नहीं सकती, जरूर ये पौधे खरपतवार हैं। ठीक है माँ जी, फिर कल पंचों के सामने ये फैसला इस मछलियों के फसल के साथ ही हो जाएगा। अगले दिन पूरा गांव उठकर बहू की मछली की खेती देखने आया। चारों ने जैसे मिट्टी खोदकर पौधा उखाड़ा तो उसकी जड़ों से बड़े झुंड में सोने की मछलियां लगी थी। अरे ये तो चमत्कार है, पहली बार मिट्टी में मछलियों की सफल खेती हुई है। हाँ मुखिया जी, ये तो सचमुच में जादुई सोने की मछलियों की खेती है। पूरे गांव ने बहू के उगाए मछलियों की सफल खेती की जमकर तारीफ की। वहीं सास हार कर बोली, ये कैसे मुमकिन है, मैंने भी यही मछलियाँ मिट्टी में बोई थी, मगर जमीन बदबू से भर गई और यही मछलियाँ बहू के खेतों से सोने की मछली की फसल बनकर निकली। राजनीति खेल गई डायन। आखिर में हार कर सास को घर जमीन बहू के नाम करनी पड़ी और चंट बहू ने आगे भी जादुई राख की मदद से खेतों में खूब सारी मछलियों की खेती की। इसलिए गांव के हर घर में बड़े दिनों तक बहू की मछलियों की खेती की बातें चलती रहीं।